रहेगा मारवाड़, मेवाड़ और मुगल। मुगल आक्रमण आप देख सकते हो ये। और यहाँ से आज का टॉपिक हमारा रहेगा महाराणा सांगा। तो ये किस में है, कहाँ से पढ़ेंगे पता है आपको? ये है आरबीएससी की बुक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से भी पढ़ेंगे। एक वहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी बुक है आपको पता हो तो? सेवन्थ क्लास की हमारा राजस्थान। उसके अंदर भी राणा सांगा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, उन दोनों को देखेंगे। और लास्ट यहाँ मैं मेंशन कर लूँगी कि कौन सा जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है ना सांगा से प्रति, कौन कौन से आए थे। तो मैं आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग ही आपको सिर्फ राणा सांगा यानी कि महाराणा सांगा, मेवाड़ के जो हिंदुआ सूरज कहलाते थे ना, वो पढ़ेंगे। और सांगा से रिलेटेड यहाँ टॉपिक भी दिए हुए हैं। सेवन्थ क्लास की राजस्थान अधीन वो कौन सी बुक थी? तो वो माध्यमिक शिक्षा बुक 12 क्लास की थी और ये 7 क्लास की। दोनों में से पॉइंट लेंगे और दोनों में से बताऊंगी मैं आपको। और ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना से तो प्रश्न आता ही है, राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडिया पॉलिटी। सेवन्थ क्लास राजस्थान के प्रमुख शासक जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान है, राणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, ये महाराणा सांगा। तो कुछ सांगा के पॉइंट यहाँ से देखेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे 12 क्लास की बुक कौन सी है वो भी बताऊंगी मैं। तो राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोस्त्र पर पहुंच गया था। उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को संगठित किया, उन्हें एक छत्र के नीचे लाए थे। उन्होंने इनकी सबको एक करने की कोशिश की थी उन्होंने। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों ने आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ एक पॉइंट यही था, ये महाराणा सांगा। अब हम जाएंगे 12 क्लास की बुक पर। आरबीएससी की है, भारत का इतिहास है ना, भारत के इतिहास ये देख सकते हो। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ सारे पॉइंट दिए हुए हैं, हमको सिर्फ राणा सांगा ही पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ना है? इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ। और यहाँ हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हो पूरे पूरे जो पॉइंट दिए हुए हैं। हमको पढ़ना है मुगल आक्रमण, राणा सांगा, चंद्रसेन, ये आप देख सकते हो। मैंने कहा हम आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग राणा सांगा पढ़ेंगे। चंद्रसेन मैंने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा लिया है। महाराणा प्रताप भी पढ़ाया हुआ है। दुर्गादास, शिवाजी पेशवा, शिवाजी भी मैंने पढ़ाया हुआ, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो महाराणा सांगा देखेंगे हम। और स्टार्ट करते हैं। ये भक्ति सूफी आंदोलन, देखो आरबीएससी की बुक में कितने पॉइंट दिए हुए हैं। और ये आप देखोगे तो विजय स्तंभ मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। महाराणा कुंभा है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का भी वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ यहाँ से। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। उत्तराधिकारी के लिए इनका संघर्ष हुआ। रायमल के जीवन काल में ही सत्ता के लिए पुत्रों के बीच आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। कहा जाता है एक बार कोर पृथ्वीराज जयमल संग्राम सिंह ने अपनी जन्म पत्री एक ज्योतिष को दिखलाई थी। यानी कि ये सब भाई थे, जयमल थे, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह। दिखाई अपनी ज्योतिष के पास गए थे। उन्होंने देखकर उनसे कहा था ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं परंतु राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही होगा। तो यह सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। वहाँ दोनों में लड़ाई हो गई थी। संग्राम सिंह बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागे थे अपने भाइयों के पास से ही। पृथ्वीराज ने हुल मारी और जिससे संग्राम सिंह की एक आँख फूट गई। ये राणा सांगा है और ये उदय सिंह है। यहाँ देखो आप दिखाई हुई है इस बुक के अंदर, आरबीएससी की बुक के अंदर ही है। उसके बाद महाराणा रायमल के चाचा के बीच बचाव कर किसी तरह से उसे शांत किया, किंतु दिनों दिन कुंवरों में विरोध का भाव बढ़ता ही गया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिष के कथन पर विश्वास कर तुम्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। किसने समझाया था? सारंगदेव ने। क्योंकि पॉइंट को याद रखना हमें तो आरबीएससी के। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर कहाँ है, अजमेर में कि करमचंद पवार के पास अज्ञातवास समय बिता रहे थे। रायमल ने उन्हें बुलाकर अपना उत्तराधिकारी न्यू इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ गए थे? अजमेर के करमचंद पवार के पास गए थे। और ये श्रीनगर है ना, इनको याद रखना। उसके बाद गुजरात के सुल्तान के संघर्ष हुआ, उनको नियुक्त तो कर दिया रायमल ने। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तात्कालीन कारण ईडर का प्रश्न था। ईडर के राव बहान ने 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। कौन थे? सूर्यमल और पुत्र भीम किसके थे? राव बहान के थे। राव बहान की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी भी 18 माह बाद ही मृत्यु हो गई। अब सूर्यमल के स्थान पर उसका बेटा रायमल, यहाँ भी रायमल अलग है, ईडर की गद्दी पर बैठा। रायमल के अल्पायु होने के लाभ उठाकर उनके चाचा भीम ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। 3 भाई थे, सूर्यमल थे, भीम थे, उनके पुत्र थे, यानी कि राव बहान के थे। और दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया था।
तो आपको पता है उत्तराधिकारी के लिए तो हर एक के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं। से रायमल भागकर कहाँ चला आया, मेवाड़ में शरण ली और महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उनके साथ कर दी। 1515 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र बारबल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कि जो बाण था ना, उसके दो पुत्र थे। कौन थे? सूर्यमल और भीम। सूर्यमल की डेथ हो गई थी तो उसका बेटा रायमल गद्दी पर बैठा था, तो भीम उसका छोटा चाचा हो गया ना, उसने उस पर यानी कि आक्रमण कर लिया, विरोध किया। तो ये रायमल जो सूर्यमल का पुत्र था वो भागकर सांगा के पास आ गया, उसने उसकी सहायता की और जाके बारबल कौन था? भीम का पुत्र था, उसको हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार करा लिया था। यानी कि सांगा ने सहायता की थी, राव बाण के जो पोता था उसकी, है ना, अधिकार कर लिया। बारबल को हटाकर रायमल को ईडर का शासक बनाए जाने से गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर बहुत ही अप्रसन्न हुआ, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञा अनुसार ईडर का अधिकार किया था ईडर पर, यानी कि उसको ही बनाया था उसने। सुल्तान था ना मुजफ्फर का, उसने उसकी सहायता करके बनाया था, इसलिए वो नाराज ही होगा कि मैंने राजा बनाया और सांगा ने हटा दिया। नाराज सुल्तान मुजफ्फर के अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को आदेश दिया कि वह रायमल को हटाकर बारमल को पुनः ईडर के गद्दी पर बैठा दे। तो निजामुल मुल्क द्वारा ईडर पर घेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चला गया और पीछा करने पर निजामुल मुल्क को पराजित किया। ईडर के आगे रायमल का अनावश्यक पीछा कर जाने के नाराज सुल्तान ने निजामुल मुल्क को वापस बुला लिया। उसके बाद सुल्तान द्वारा मोवाजिर, कौन है? मोवारिजू मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त किया था। मोवारिजू मुल्क, देखो आरबीएससी में कितने अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। एक बाहट के सामने एक दिन मोवारिजू मुल्क ने सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी। यह जानकारी मिलने पर सांगा वागड़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचा। ये उदय सिंह अलग है, एक उदय सिंह अलग आएगा जो प्रताप के पिता हैं। तो जानकारी मिलने पर सांगा वागड़ के राजा थे ये उदय सिंह के साथ ईडर पर जा पहुंचे और पर्याप्त सैनिक न होने के कारण मुवारिजू मुल्क रायमल को ईडर छोड़कर अहमदनगर भागना पड़ा, यानी कि उसको भगा दिया। सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को वापस से बैठा दिया और अहमदनगर, बड़नगर, विसल नगर आदि स्थानों पर उसका लूटता हुआ चित्तौड़ लौट आया। सांगा ने के आक्रमण से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अयाज और किवाज मुल्क, अब कैसे कैसे नाम है, किवाऊ मुल्क की अध्यक्षता में दो अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान मोहम्मद भी इस सेना के साथ आ मिला, किंतु मुस्लिम अफसरों ने अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका। संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष बहुत हुआ था सांगा के। तो अभी पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ महाराणा सांगा के कौन कौन से संघर्ष हुए थे। सांगा ने सिकंदर लोदी के समय दिल्ली पर अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, किंतु उसने अपने राज्य की निर्बलता के कारण महाराणा के साथ संघर्ष को तैयार नहीं हो सका। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। खातौली का युद्ध हुआ था ना, कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। सांगा की विजय हुई। सुल्तान युद्ध में के मैदान भाग निकले, यानी कि भाग गया था ये, किंतु उसने एक शहजादे को कैद कर लिया था। किसने? सांगा ने। इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया और घुटने के पर तीर लगने के कारण हमेशा के लिए ये लंगड़ा हो गया, यानी कि 2 घाव यहाँ लग गए। एक तो आँख तो पहले ही फूट गई थी, उन्होंने भाइयों ने फोड़ दी थी, अब आगे लंगड़े भी हो गए। खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियाँ माखन की अध्यक्षता में सांगा के लिए विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, किंतु सांगा ने बाड़ी धौलपुर के पास एक स्थान पर लड़े गए युद्ध में एक बार फिर सही सेना को हरा दिया, यानी कि 2 बार हराया। किसने? सांगा ने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद मियाँ माखन की सेना आई थी, उनके साथ लेकर उनको भी हरा दिया। अब है मालवा के साथ इनका संघर्ष क्या हुआ था? किसका? सांगा का। मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के अब्बस सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनने के लिए सफलता प्राप्त की। इस कारण सुल्तान मोहम्मद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सुल्तान ने मुस्लिम अमीरों के मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति को से काफ़ी, मालवा का जो चल रहा है अभी मालवा देखेंगे, किसकी इच्छा हुई थी? देखो, मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफ़ी इच्छा हुई और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध भड़काने के लिए सफलता प्राप्त कर ली। मेदिनी महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया। मेदिनी राय भी वहाँ से चला आया मालवा से, जहाँ गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गागरोन और चंदेरी की जागीरें किसने दी थी मेदिनी राय को? तो ये किसने दी थी? महाराणा सांगा ने दी थी। 1519 में सुल्तान मोहम्मद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। किस पर? मोहम्मद मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि वो जो सुल्तान था ना वो आया, वापस आ रहा है। इस बात की खबर लगते ही सांगा ने एक बड़ी सेना
के साथ गागरोन पहुंच गया और लड़ाई में सुल्तान को बुरी तरह पराजय की। सुल्तान का पुनः आसफ खां द्वारा इस युद्ध में मारा गया। कौन सा मारा गया? सुल्तान का जो पुत्र था ना आसफ खां, इस युद्ध में मारा गया। सुल्तान का पुत्र स्वयं घायल हुआ। सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गया और उसे 3 माह कैद रखा। अब उसे वापस सुल्तान को भी ले आया, उसके पुत्र को भी मार दिया और 3 महीने तक कैद भी रखा। एक दिन महाराणा सांगा सुल्तान के एक गुलस्ता देने लगा। उस पर उसने कहा कि किसी चीज़ को देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो अपना हाथ ऊंचा कर उसे छोटे से को देवे या अपना हाथ नीचा करके बड़े को नज़र दे करे। मैं तो आपका कैदी हूँ, इसलिए यही नज़र का के कोई सवाल ही नहीं। भिखारी की तरह केवल इस गुलदस्ते को मेरे साथ हाथ पसारना मुझे शोभा नहीं देता। यह उत्तर सुनकर महाराणा बहुत प्रसन्न हुआ और गुलदस्ते के साथ सुल्तान को मालवा का आधा राज्य भी सौंप दिया। अब आधा राज्य भी सौंप दिया। सुल्तान ने अधिष्ठों से चिन्ह स्वरूप रतन जड़ित मुकुट व सोने की कमर पेटी महाराणा को सौंप दी। आगे अच्छे व्यवहार के लिए महाराणा ने सुल्तान को एक शहजादे को जमानत के तौर पर चित्तौड़ में रख लिया। अब इसका शहजादा भी चित्तौड़ में रख लिया। महाराणा को उदार व्यवहार की मुस्लिम अधिकारों काफ़ी प्रशंसा की, किंतु राज्य के लिए वह नीति हानिकारक रही। बाबर और सांगा, अब बाबर आएगा क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो गया। इब्राहिम लोदी का जो हाकिम था उसके साथ भी हो गया। अब मेदिनी राय का भी सहयोग उन्होंने कर लिया, सुल्तान को भी हरा लिया। अब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होगा। तो वीडियो देखते हैं, अगर बड़ा होगा तो नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। इसकी नींव है ना वो बाबर ने रखी थी भारत में, है ना। ये बाबर आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। शीघ्र ही बाबर और सांगा के बीच भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके निम्नलिखित कारण क्या थे? सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया था बाबर ने, है ना। और तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में बाबर ने लिखा कि सांगा ने काबुल में मेरे पास दूत भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा। उसी समय सांगा ने स्वयं आगरा पर हमला करने का वायदा किया था, किंतु सांगा अपने वचन पर नहीं रहा। मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तो भी सांगा की तरफ से मिलने का कोई मुझे मिलने नहीं आया। उसने कहा कि मैंने सांगा ने मुझे बुलाया था लेकिन वो नहीं आया, इसलिए ये कुछ नाराज हो गया था। सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को अकेला ही 2 बार पराजित कर चुका था। ऐसे में उसके विरुद्ध काबुल से बाबर को भारत आमंत्रित करने का आरोप तर्क संगत प्रतीत होता है। यानी कि वो तो सांगा तो बहुत शक्तिशाली ही था, उसने दिल्ली सल्तनत के राजा को 2 बार हराया था, ये कैसे बोला सकता है। लेकिन इसने वर्णन किया है, किसने किया है? बाबर ने किया है अपनी पुस्तक में तुजू के बाबरी में। दूसरी है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कौन? बाबर। और हिंदू प्रमुख सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। दोनों पर उस उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक म्यान में 2 तलवारें, इसलिए वो चाहता था कि उसको भी हरा दूं। राजपूत अफगान मैत्री। यद्यपि पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान पराजित हो गए थे, किंतु वे बाबर की भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयास में थे। इस कार्य के लिए सांगा को उपयुक्त पात्र समझकर अफगानों को ने नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी व भाई मोहम्मद लोदी उसकी शरण में पहुंच गए। राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए बेका, यानी कि ये सब कहाँ गए थे? देखो, उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी तो मारा गया। प्रथम इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जो युद्ध करते हुए मारा गया था, बाकी एक भी शासक नहीं मारे गए थे। इब्राहिम लोदी मारा गया था। वो किससे? बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध में था। और उसके बाद मोहम्मद लोदी उसकी शरण में पहुँच गया। और उसके बाद राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए बेहकानी। राजपूत अफगान सब एक हो रहे थे ना, इस कारण उसने सांगा को शक्ति को नष्ट करने का फैसला कर लिया। सांगा का द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना, तो सांगा ने इसके जो अधिकार क्षेत्र में थे ना उस पर भी अधिकार कर लिया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने खंडर दुर्ग कौंदा रणथंभौर के पास और उसके निकटवर्ती 200 गांवों का अधिकार कर लिया, जिससे वहां के मुस्लिम परिवारों को पलायन करना पड़ा था। दोनों शासकों ने भावी संघर्ष को देखते हुए अपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी प्रारंभ कर दी। मुगल सेनाओं ने बयाना, धौलपुर, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जिससे बाबर की शक्ति में वृद्धि हुई। इधर सांगा ने निमंत्रण पर अफगान नेता हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोदी, मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, बागड़ का रावल उदय सिंह, बागड़ के उदय सिंह थे, सलूबर के रावत रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत बाग सिंह और बीकानेर के कुंवर कल्याण सिंह ने इनका जो यानी सब साथ में आ गए। इसके सैन्य आ डटे, सब साथ में आए थे। अब उसके बाद फरवरी वाले ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब होगा कौन सा युद्ध वो देखेंगे हम, कौन कौन से युद्ध होगा। उसके बाद इसका मूल्यांकन भी करेंगे
अंतिम दिन, मूल्यांकन, सांगा की पराजय के कारण, फिर इसके MCQ लास्ट में करें। खानवा का युद्ध होगा, खानवा के युद्ध के परिणाम, ये सब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैंने कहा RBSC के पॉइंट है जो भी है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। RBSC से ही प्रश्न बनते हैं और ये अथॉरिटी बुक है ना, इसलिए